जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। आज 4 अगस्त की एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। अगर आपका भविष्य में एग्जाम है तो इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। आज की क्लास में भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं आपके एग्जाम से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड 2022 का आयोजन कहां किया गया है। भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में, चीन में। दोस्तों, इसका आयोजन अपने भारत देश में हुआ था, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसीलिए हमारा महत्वपूर्ण सवाल बनता है। और दोस्तों, भारत ने किसको हराया था? बांग्लादेश को हराया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है? हिमावती, भवानी, काबिनी, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों, आपके ऑप्शन में अगर इन 3 में से किसी का नाम देके रखा था तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब की सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कल या परसों वाली क्लास में मैंने कावेरी नदी की सहायक नदियां आपको बताई थी। आज आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, इसकी सहायक नदी कौन सी है? केमांग। ये आप लिख लीजिए, आपकी परीक्षा में सवाल छपेगा। केमांग, लोहित, सुबनसिरी। ये किसकी सहायक नदियां? ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? प्राणहिता और प्रबद्धा। प्राणहिता और प्रबद्धा ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? तो मैंने आपको बताया था, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी नदी, तुंगभद्रा। इन सारी नदियों को आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान किसे दिया गया? आपके ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाए थे, लेकिन दोस्तों मैंने ये 4 से 5 जो महत्वपूर्ण नाम है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर आपका दोस्तों इनमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहा हो तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के लिए अभी हाल ही में कालिदास सम्मान किसे दिया गया है? तो आपको नोट करना है, ये सुनैना नटवारी। अगर आपके ऑप्शन में ये था तो आपका यही राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों बुद्धादित्य मुखर्जी दिया हुआ तो ये दोस्तों सितार वादक हैं। किससे संबंधित है? ये सितार वादक है जिनको दोस्तों कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है। लेकिन आपकी परीक्षा में दोस्तों जो क्लासिकल डांस है, किसको कालिदास सम्मान मिला, ये पूछा गया था। तो दोस्तों आई थिंक सुनैना नटवारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। डॉक्टर पुरु दाधीच, इनको दोस्तों कथक नृत्य से मिला है। ये सवाल आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, यानी कि दोस्तों ये सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। वासुदेव कामत, इनको दोस्तों चित्रकला में कालिदास सम्मान मिला है। ये चारों नाम आपको नोट कर लेने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इटाई रोग किसकी कमी से होता है? नाइट्रेट, कैडमियम, ब्रोमीन, पारा। तो दोस्तों आपको याद होगा, इटाई रोग किसकी कमी से होता है? ये दोस्तों कैडमियम की कमी से होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आपको याद होगा दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये दोस्तों दूषित पानी पीने से या दोस्तों पानी में नाइट्रेट की मात्रा मिलने से ये दोस्तों रोग होता है। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। किसके कारण? नाइट्रेट के कारण। ब्रोमीन, दोस्तों आपको याद होगा एकमात्र अधातु जो दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी? ब्रोमीन। और दोस्तों एकमात्र धातु जो दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी। परीक्षाओं में कई बार ये सवाल रिपीट हुआ सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वर्ष 2022 में भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? विदित गुजराती बने, आर प्रज्ञानंद बने हैं, राहुल श्रीवास्तव बने हैं, विश्वनाथ आनंद बने हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? राहुल श्रीवास्तव। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों विश्वनाथ आनंद ये दोस्तों पहले ग्रैंड मास्टर थे। कौन से? पहले ग्रैंड मास्टर। अब आपको कमेंट करके बताना है। इनकी एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये विश्वनाथ आनंद जी की बुक का क्या नाम है? दोस्तों कोनेरू हम्पी।
कोनेरू हम्पी। इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी शतरंज से है। और शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। ये बात आपको याद रखनी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। विश्वनाथ आनंद, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गेर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, बिहार। दोस्तों गेर नृत्य का संबंध है आपके राजस्थान से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें राजस्थान की तो गणगौर फेस्टिवल दोस्तों कहाँ का? ये राजस्थान का है। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का? ये भी दोस्तों राजस्थान का है। वहाँ के सपेरों के द्वारा किया जाता है। और ये गणगौर दोस्तों भील जनजाति के द्वारा मनाता है। कौन सी? भील जनजाति। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। गुजरात का दोस्तों कौन सा? गरबा। गुजरात में दोस्तों क्या है? गरबा। और ये गरवी लोक नृत्य कहाँ का है? गरवी। ये गरवी लोक नृत्य है राजस्थान का। दोस्तों बहुत ही माइनर सा अंतर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। लेकिन दोस्तों ये गरवी कहाँ का है? राजस्थान का। ये बात आप ध्यान में रखें। बात करें अगर झारखंड से आपको सरहुल फेस्टिवल याद रखना है। बिहार से आपको जट जाटिन, इसको आपको याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2022 में किस म्यूजिक कंपोजर को ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो मुझे नहीं लगता इस सवाल का आंसर किसी भी बच्चे ने गलत किया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम किरवानी। और दोस्तों सॉन्ग कौन सा था? नाटू नाटू। आपको याद होगा। ये सवाल तो सबका सही होना चाहिए। दोस्तों बद्री नारायण, इनको दोस्तों क्या मिला था? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? बद्री नारायण को मिला है। किस लिए मिला है? एक दोस्तों तुमड़ी के शब्द, इसको आप ध्यान में रखें। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक जरूर क्लास शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आपका एग्जाम बाकी है, इस जानकारी को आप जरूर से जरूर सुनकर जाइएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समान नागरिक संहिता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो बच्चे को पता है आर्टिकल नंबर 44। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आर्टिकल 44 पूरे भारत में दोस्तों कहां पर लागू है? गोवा के अंदर लागू है। आपको दोस्तों गोवा की बातें 2 से 4 चीजें याद रखनी है। गोवा में दोस्तों आपको याद होगा सिग्मो फेस्टिवल। कौन सा? सिग्मो फेस्टिवल कहां का है? गोवा का है। देखनी, कौन सा दोस्तों? देखनी। और दोस्तों फुगड़ी, देखनी और फुगड़ी, ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? गोवा के हैं। और गोवा में एक फेस्टिवल और मनाते हैं, साओ जोआओ। कौन सा दोस्तों? साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ का? ये भी गोवा का ही है। इसको आप ध्यान में रखें। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 44, इसका संबंध किससे है? पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायत। कमेंट करके बताएं पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? दोस्तों आर्टिकल नंबर 50, इसमें क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण। इसको आप नोट करके रखें, आपके आगामी शिफ्टों में सवाल पूछा जाएगा। और आर्टिकल नंबर 51 में दोस्तों क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। और आर्टिकल नंबर 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि तुगल वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह, बिंबिसार, दंतीदुर्ग, खिर्ज खां। आपको नोट करना है तुगल वंश का संस्थापक है वीर नरसिंह। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार ये दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक थे। किसके? हर्यक वंश। दोस्तों मैंने ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग तैयार किए हैं, क्योंकि दोस्तों सवाल आपसे क्या पूछा गया है उसका आंसर मैं बताते चल रहा हूं। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन है इससे और नए सवाल बन सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किए हैं, जिससे कि मैं आपको और नए सवाल बता सकूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले होंगे या महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों बिंबिसार ये कौन से वंश के संस्थापक है? हर्यक वंश। दंतीदुर्ग आपको याद होगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। खिर्ज खां ये दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक हैं। सैयद वंश के संस्थापक हैं। दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक कौन है? लोधी वंश के आपको याद होगा बहलोल लोधी। बहलोल
लोदी, ये दोस्तों लोदी वंश के संस्थापक हैं, इसको आप ध्यान में रखें। आपको दोस्तों याद होगा कडफिसस है, ये किस वंश के संस्थापक हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कडफिसस किस वंश के संस्थापक हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई थी। दोस्तों आपको याद होगा 75वें स्वतंत्रता दिवस, इसकी थीम क्या रखी गई थी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो आपका यही आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा हमारा कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये दोस्तों 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 76वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो दोस्तों आपको याद होगा मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ये बात आपको नोट करनी है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। माफ कीजिएगा दोस्तों 76वां नहीं 74वां, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस के दोस्तों अतिथि कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे कि 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया और उसके दोस्तों अतिथि के रूप में कौन आए थे। अतिथि के रूप में कौन आए थे, अब्दुल फतेह अल सीसी। कहाँ के राष्ट्रपति हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 32वां बिहारी पुरस्कार, दोस्तों यहाँ पर 32वां होगा, क्या होगा, 32वां व्यास सम्मान। 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, असगर बजाहत को दिया गया, रामदरत मिश्र को दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया या ज्ञान चतुर्वेदी को। दोस्तों रामदरस मिश्र होगा, राम दरस मिश्र। दोस्तों आपको याद होगा 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है आपका ज्ञान चतुर्वेदी को। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है, आप कमेंट करके बताएं आपकी परीक्षा में 31वां व्यास सम्मान पूछा गया है कि 32वां व्यास सम्मान पूछा गया है। दोस्तों बच्चे को बहुत कंफ्यूजन था, उसने ये बताया नहीं है कि 31वां है कि 32वां है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 31वां पूछा गया है कि 32वां पूछा गया है। 31वां अगर पूछा गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असगर बजाहत। अगर 32वां पूछा गया तो ज्ञान चतुर्वेदी। जहां तक दोस्तों आपके दोस्तों यही सवाल पूछा गया होगा 31वां वाला, 32वां नहीं पूछा गया होगा। रामदरत मिश्र, इनको दोस्तों 31वां कौन सा दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान मिला है। 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है, रामदरत मिश्र को मिला है। और 32वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है, शिव शंकरी को मिला है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये व्यास सम्मान और ये दोस्तों बिहारी पुरस्कार, ये सब किसके कौन सी संस्था के द्वारा दिए जाते हैं, बिरला फाउंडेशन। इसको आप थोड़ा याद रखें। अगला क्वेश्चन से पूछा गया कि शिवाजी के द्वारा किस उत्सव की शुरुआत की गई थी, गजोत्सव, गणेश उत्सव, मर्दाला, भूतकोला। दोस्तों आपको याद होगा ये सवाल एसएससी एमटीएस में भी 2 से 3 बार आया था। आपको बता दें शिवाजी के द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब आपको कमेंट करके बताना ये मर्दाला, ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है, ये कहाँ का फेस्टिवल है। मर्दाला आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है एसएससी सीएचएसएल की, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। भूतकोला ये कहाँ का, कर्नाटक भूतकोला हो गया, या दोस्तों ये करगा हो गया। इसके अलावा आपको यक्षगान हो गया। इन सबका संबंध दोस्तों कहाँ से, इन सबका संबंध है कर्नाटक से। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेरा डोमर मॉडल किस योजना पर आधारित था, तो दोस्तों आप सबको पता होगा ये पहली पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों पंचवर्षीय योजना से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप थोड़ा पढ़कर जाएं। दूसरी शिफ्ट में भी सवाल आया पंचवर्षीय योजना से और तीसरी शिफ्ट में भी सवाल आया है। आई थिंक दूसरी वाली शिफ्ट में ये सवाल आया था कि पंचवर्षीय योजना को किस कारण रोका गया था। ये इस टाइप का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था। लेकिन दोस्तों तीसरी वाली शिफ्ट में क्या पूछा गया कि हेरा डोमर मॉडल किस योजना पर आधारित है, पहली वाली पंचवर्षीय योजना। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस पर दोस्तों कौन सा मॉडल आ रहा है, महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल किस आधारित है, दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना पर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों इन सब सवालों को हमने कई बार कल परसों और उससे पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है, एक भी सवाल आपका गलत नहीं हुआ होगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब का है, 1976 का है। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों क्या क्या शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हम बात करें 21वां संविधान संशोधन, आपको याद आ रहा होगा हमारे मूल संविधान में दोस्तों कितनी भाषाएं थी, कुल 14 भाषाएं थी। कितनी, 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों 21वां संविधान संशोधन होता है 15वीं भाषा को जोड़ा जाता है।
15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन आपको याद होगा 1978 का है। कब का? 1978 का है। जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डालने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन। और आर्टिकल 300A, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि संपत्ति का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? भाग नंबर 12 है। ये छुपा रुस्तम सवाल है, ये परीक्षा में आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखें। 73वां संविधान संशोधन कब का है? 1992 का है। लागू कब हुआ था? 1993 में हुआ था। तो आपसे अगर अधिनियम पूछा जाए तो 1992 लगाना। अगर आपसे अधिनियम पूछा जाए 73वें संविधान संशोधन का तो 1992। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ था? 1993। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये सवाल आपको याद रखने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लेग बाई का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आप सबको पता है इसका संबंध है क्रिकेट से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर, शतरंज, शतरंज से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा नायडू कप, नायडू कप, खेतान कप, नायडू कप, खेतान कप, इन दोनों कप का संबंध किससे? शतरंज से। सवाल महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लें। फुटबॉल दोस्तों संतोष ट्रॉफी। अगर आपसे पूछा जाए कि संतोष ट्रॉफी ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। किसने? कर्नाटक ने जीती है संतोष ट्रॉफी। और 2022 वाली दोस्तों संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? केरल ने जीती थी। किसको हराकर? पश्चिम बंगाल को हराकर। ये दोनों सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। गोल्फ, गोल्फ से आपको एक कप याद रखना, राइडर, राइडर कप। जैसे ही राइडर कप आता है तो बच्चे दोस्तों इसका आंसर घुड़सवार लगा देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। राइडर कप का संबंध है गोल्फ से, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को लाइक कर लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ये सवाल दोस्तों परसों भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य कुमार यादव। ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। अब दोस्तों ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC टेस्ट क्रिकेटर, ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? बेन स्टोक। ICC वनडे, ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? बाबर आजम। अगर आपसे वनडे वाला पूछा जाए तो बाबर आजम, टेस्ट वाला पूछा जाए तो बेन स्टोक, और T20 वाला पूछा जाए तो सूर्य कुमार यादव। इनको दोस्तों 360 डिग्री कहा जाता है, आपको याद होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2001 में किसको भारत रत्न दिया गया? MS सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर, शरत कमल, अंकिता, जाकिर हुसैन। तो आपको आंसर याद रखना है, वर्ष 2001 में किसको भारत रत्न दिया गया था? लता मंगेशकर जी को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपको ये सवाल मैंने कल या परसों वाली क्लास में नोट कराया था, आप क्लास उठाकर चेक कर सकते हैं। सेम यही सवाल बताया था, आज आपकी परीक्षा में हूबहू वही सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लता मंगेशकर जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। और कौन सा सम्मान है? लीजन द ऑनर अवार्ड। अब दोस्तों एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और दूसरा किसको मिला है? दूसरा मिला है आशा भोसले को, आशा भोसले। ये दो सवाल आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट में। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, दूसरा वाला आशा भोसले को मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं MS सुब्बालक्ष्मी। ये पहली संगीतकार थी जिनको पहली बार भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए शरत कमल अंकिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, टेबल टेनिस। आप भविष्य में कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, ये नाम आपको नंबर दे के जाएगा। शरत कमल अंकिता का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरत कमल अंकिता। 2022 में किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शरत कमल अंकिता। क्योंकि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे है? ये तबला वादक हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इनको 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। क्योंकि दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 6 लोगों को दिया गया है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। दोस्तों आपको याद होगा भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई है, कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जूट उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का। और दूसरा स्थान दोस्तों किसका है, दूसरा स्थान आपका है बिहार का। ये बात आप नोट कर लें, परीक्षा में आने वाले सवाल हैं सारे के सारे। अब दोस्तों बात करें बेंगलुरु, यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। इंदौर और बुरहानपुर, आपको याद आ रहा होगा, इंदौर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, इंदौर। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, पंचगनी, महाराष्ट्र। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाएगा, इंदौर, मध्य प्रदेश। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बुरहानपुर ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है, बुरहानपुर। ये सब सवाल आपको नोट करते चलने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक बहुत ही लल्लन टॉप सवाल आपसे पूछा गया है, इसको आप देखिएगा। सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और दोस्तों पैबोस, सम्राट के पैर का चुंबन करने की प्रथा, उसकी शुरुआत किसने की थी। कितना लल्लन टॉप सवाल पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ग्यासुद्दीन बलबन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्यासुद्दीन बलबन। इन्होंने दोस्तों सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। ये बात आपको नोट करनी है, बहुत ही डीप करके सवाल पूछा गया है। और एक सवाल दोस्तों आपसे और पूछा गया, खाद्यों के संरक्षण में, आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा, खाद्यों के संरक्षण में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। आप सबको पता होगा, एक ये सवाल पूछा गया था। और एक दोस्तों आपसे पूछा गया था एनपीपी, इसका दोस्तों सूत्र आपसे पूछा गया था। तो एनपीपी का सूत्र क्या है दोस्तों, आपको याद होगा, एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। एनपीपी इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी कि जीपीपी माइनस की आर। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। ये दोस्तों आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये सारे सवाल थे जो आज की शिफ्टों में आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों आज के सवाल देखकर आपने दोस्तों क्या महसूस किया कि आपकी जो जीके जीएस है, कुछ क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो दोस्तों कहीं से भी उठाकर पूछ लिए जा रहे हैं। अगर आपने बहुत डीप स्टडी की होगी तभी आप उनका आंसर लगा सकते हैं। तो जीके जीएस का जो पोर्शन है कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ा लेंथी आ रहा है। केवल 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोस्तों काफ़ी लेंथी आपसे पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो पेपर है मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा हार्ड है, मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को आप बल देने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आपको क्या पढ़कर जाना है, आप दोस्तों 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे आपको पढ़ने हैं जो दोस्तों स्टैटिक जीके से रिलेटेड हैं। आप दोस्तों देख रहे होंगे स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा पोर्शन आपकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जा रहे हैं जो दोस्तों काफ़ी लेंथी हैं। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई की होगी, डीप पढ़ा होगा, तभी आप दोस्तों उसका आंसर लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बहुत बच्चों ने कमेंट किया है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा है, वहाँ पर जाइएगा और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों वहाँ पर मैं इसकी डेली पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।